बहुत दूर से ही वो नीली झील दिखाई पड़ने लगती है। सपाट मैदानों के छोर पर पेड़ों के झुरमुट के पीछे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे धरती एकदम ढालू होकर छिप गई हो। लेकिन गौर से देखने पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से एक बहुत बड़ा शीशा झलकता दिखाई पड़ता है। यही वो झील है और इसी झील पर जल पंछियों के शिकार के लिए आए हुए अंग्रेज कलेक्टर ने कहा था, कितनी खूबसूरत है ये झील, जैसे ज़मीन में हीरा जड़ा हो। झील तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता होना चाहिए। ये 30 साल पहले की बात है और तब बस्ती से झील तक रास्ता बनाने के लिए आए हुए मजदूरों की टोली में वो भी आया था। और अंग्रेज साहब की मैम की आंखों को देखकर उसने कहा था, कितनी खूबसूरत है मैम, इसकी आंखें नीली झील की तरह लगती हैं। तगड़े और बदसूरत मजदूरों ने तब आंखें बचाकर गंदे इशारे किए थे और भीगी जमीन में कार के पहिए फंसते ही वो सबसे पहले दौड़कर उस ओर धक्का लगाने के लिए जुट गया था जिधर मैम बैठी थी। उसका मन होता था कि बहाने से हाथ डालकर फूल सी मैम को छुए, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी और मजदूरों को उसकी इस सीना जोड़ी पर बड़ा गुस्सा आया था और वे भीतर ही भीतर चाहते थे कि उसकी मरम्मत हो जाए। रात को जब पेड़ तले बीनी हुई लकड़ियों के साजे चूल्हे जले और उस वीराने में मजदूरों के मुंह आग किलो में शैतानों की तरह चमकने लगे, तो भजनू ने काक से तंबाकू का बटुआ निकालते हुए कहा, इस साले को मिर्च से कहकर निकलवाया जाए। मैम जान पाती तो चमड़ी उतर जाती। साला आसक बनता है, बनने दो, तुम्हारा का लेता है। भूख से क्लांत और जल्दी जल्दी बाटियां सेकते हुए होरी ने बात तोड़ देनी चाहिए, हम सब की रोजी जाएगी। आग कुरेदते हुए एक और ने जोड़ा। तभी दूसरे पेड़ तले से भद्दी और मोटी आवाज में एक गीत का बोल उभरा, होई ममिया तोरी अखियां बड़ो जुल्म धायोरी। और पीतल की थाली ठनक उठी थी और महेशा शैतान की तरह नाच रहा था। बाटियां पकाते साथियों की हंसी और वाहवाही से शोर मच गया था। भूखे और थके मजदूरों की आंखों में एक वैसी चमक आई थी और एक क्षण के लिए वे जैसे तन की पीड़ा भूल गए थे। महेशा गागा कर कुछ देर तक नाचता रहा। पेड़ों की पत्तियां आँख की दमक में तांबे की तरह लग रही थीं और उनके काले पपोटेदार तने अजगर की तरह झिलमिला रहे थे। आसमान सीप की पीठ की तरह धुंधला और काला था और झील की ओर से अजीब तरह के सूने सूने स्वर आ रहे थे। इसी समय तीखी आवाज में चीखता एक सारस गुजर गया। उसके बड़े बड़े पंखों से निश्वास सा निकल रहा था। सारस की चीख की प्रतिध्वनि कुछ क्षण तक आती रही और महेशा का स्वांग रुक गया। अबे सीधे होके बैठ, रोटी खा ले, कान्हे मिट की आवाज़ थी। या नाराज साथियों को मिट का इस तरह अपनेपन से बोलना अच्छा नहीं लगा। भजनू ने धीरे से कहा, बदमाश ने मिट को खुश कर लिया है, कान्हा भी ये भी है ना, उसे भी मज़ा आता है। गुदारी बाटियों और उड़द की पकी हुई दाल की महक से सबकी भूख चमक आई थी। बड़ी रात तक बतकही के बीच खाना चलता रहा। धीरे धीरे चूल्हों की आग बुझकर राख में दुबक गई और पेड़ों का अंधियारा घना हो गया। सुबह काम शुरू होते ही सैलानियों की एक पार्टी वहां आकर रुक गई। कुछ हिंदुस्तानी साहब थे और साथ में कुछ अच्छी अच्छी औरतें। औरतों के कंधों पर कैमरे लटक रहे थे और साहबों के कंधों से एयरगन और कारतूसों की पेटियां। खाने पीने का सामान कांडियों में था और वो बोझ उनसे चल नहीं रहा था। औरतों के खूबसूरत चेहरों पर पसीने का पनीलापन था और साड़ियों के छोर कमर से घुसे हुए थे। धूल से बचने के लिए साड़ियाँ एक तरफ से कुछ ऊंची कर ली गई थीं। उन्हें देखते ही मजदूरों ने रुकने का मतलब भाप लिया था और वे अपने काम में इतने मशगूल हो गए थे कि जैसे उन लोगों की उपस्थिति का उन्हें एहसास ही ना हो। पर महेशा हाथ रोक कर फेटा कसने के बहाने कंखियों से उन्हें ताक रहा था।
वह इसी इंतजार में था कि अभी उनमें से कोई औरत सामान उठाने के लिए कहेगी और वो मेट की मर्जी देखकर निश्चय ही उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। साहब लोग भी किसी मजदूर से आँख मिलने की ताक में थे। बाकी सब आँख बचा रहे थे, पर महेशा आँख मिलाने के लिए उतावला था, पर साहबों से नहीं। जैसे उसने यही तय किया था कि नीली साड़ी वाली औरत अगर कहेगी तो वो फावड़ा छोड़कर सामान उठा लेगा। वह बार बार उसे ही हैरत से ताक रहा था कि नीली साड़ी वाली औरत ने ही मौका पाकर बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, कोई मजदूर मिल जाएगा यहाँ। महेशा को ये बात नहीं जची। मजदूर ही चाहती हैं तो खोज लें, उसने ठसक से कहा। हम लोग सरकारी गैंग के आदमी हैं, कुछ इस तरह जैसे सरकार से रुपया पाकर मजदूरी करना कुछ ऊंची बात हो। अरे जरा सी मदद के लिए चाहिए, यह सामान झील तक पहुंचाना है। उसी नीली साड़ी वाली की मीठी आवाज़ थी। महेशा का दिल बहक उठा। बड़कपन और शान से बोला, मदद मिल सकती है, ऐसे बोलिए। महेशा के तुच्छ गर्व को लचकर की वह धीरे से हंसी और महेशा एक क्षण के लिए अपलक उसके साफ दांतों को देखता रहा। फिर दौड़कर मेट के पास पहुंचा और सामान उठाने की इजाज़त मांगकर चला आया। आते ही उसने गर्व से उनका सामान उठाया और नीली साड़ी वाली के कंधे से लटके थर्मस को मांगने के बहाने बोला, ये बोतल भी है, दीजिए। मीठी आवाज़ वाली औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर वो ऐसे मानने वाला नहीं था। चलते चलते उसने फिर पूछा, आप लोग शिकार के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? लेकिन वो नीली साड़ी वाली औरत एक आदमी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। महेशा को ये अच्छा नहीं लग रहा था। एक अजीब तरह की परेशानी उसे हो रही थी। कुछ देर तो उसने बर्दाश्त किया, फिर उसका मन हुआ कि सामान पटक कर उसी आदमी से कहे कि उठाइए अपना तामझाम, मैं मजदूर नहीं हूँ। पर उनके साथ चल सकना भी उसे कम भला न लग रहा था। उसे बोलने का फिर मौका मिला। गलत रास्ते पर मुड़ते देख वो लपक कर नीली साड़ी वाली के पास पहुंचा और एकदम उनके अज्ञान पर जैसे चीख पड़ा, आप लोगों को रास्ता नहीं मालूम? हमारे साथ आइए, इधर से दलदल पड़ेगा। दलदल? ओह! नीली साड़ी वाली कुछ ज़्यादा चौंक गई थी। उसका यह चौंकना महेशा को बहुत अच्छा लगा। उसे अनिर्वचनीय सुख सा मिला था। कानपुर में मिल से छुट्टी पाते ही वो चौराहे वाले कोने पर रुककर इसी तरह औरतों को देखकर खुश होता था। झुरमुट के पास पहुंचते ही सब लोग रुक गए। सामान वहीं उतरवा लिया गया। सभी औरतें हवा की ठंडक से अपने बालों की लटें ऊपर करती हुई या साड़ियाँ संभालती हुई बेफिक्री से बैठ गईं। हल्की हल्की हवा झील की ओर से आ रही थी और छाया में कुछ सर्दी भी थी। झील के पानी के भीतर बादल तैर रहे थे और नलकुल धीरे धीरे काँप रहे थे। दूर से जिधर पानी उतरा था, देवहंसों, मुर्गाबियों और पतारी के झुंडों के चुगने की और पंख फड़फड़ाने की आवाज़ें आ रही थीं। देवहंस शायद शिकार खा रहे थे और मुर्गाबी घोंगे या केकड़े खोजने में मशगूल थे। पेड़ों पर चिड़ियाँ चहक रही थीं। सहसा नीली साड़ी वाली ने झील के पानी की ओर इशारा करते हुए हैरत से कहा, पानी का सांप तैर रहा है। सभी कौतूहल से देखने लगे। महेशा खिलखिलाकर हंस पड़ा। कैसे समझाएं इन साहबों को, वो इतना भी नहीं जानते। वो सिर्फ नीली साड़ी वाली को बताना चाहता था। एकदम बोला, पनिया सांप नहीं है, एक चिड़िया है वो। चिड़िया? बकता है, नीली साड़ी वाली ने प्यार से कहा। न माने तो देखती रहें। फिर इधर उधर नज़र दौड़ा कर बोला, वो उस पानी में उगे ठूठ को देख रही है। वो उस पर जो काली चिड़िया बैठी है उसी का साथी है, या सरपच्छी। वो काली चिड़िया? नीली साड़ी वाली उससे बात कर रही थी और वो तन्मय होकर बता रहा था, हाँ, वही। सरपच्छी तैरने का बहुत शौकीन होता है, बस भाले सी काली चोंच निकाल कर तैरता रहता है। खाता क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। मछली,
उसकी आंखों में चमक आती जा रही थी और बात करने के लिए उसने बात जोड़ दी। अभी जब थक जाएगा तो किसी ठुंड पर पंख और दुम फैलाकर सुखाएगा। अभी निकलेगा। नीली साड़ी वाली का मुख खुला रह गया और उसके सफ़ेद दांतों को महेशा निहारता रहा। नकवा के सफ़ेद पंखों की तरह धुले हुए व चमकदार। उसका मन जाने को नहीं कर रहा था। परमिट ने कहा था जल्दी लौटना और फिर साथियों के कलेजे पर सांप लौट रहा होगा। तभी एक साहब को बंदूक संभालते देख उसका मन उचाट हो गया। वह नीली साड़ी वाली भी बंदूक की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। उनके साथ के एक साहब ने उसे कुछ पैसे दिए और अभी एक क्षण पहले का महेशा अपना सारा आकर्षण भूलकर चल पड़ा। उसका मन भारी हो आया था। रह रह कर उसकी आंखों के सामने वह बंदूक घूम रही थी और कानों में चिड़ियों का शोर समाया हुआ था। हर आवाज़ वो पहचानता था, उन पक्षियों की भी जो साल भर इसी झील के किनारे रहते थे और उनकी भी जो इस ऋतु में दूर पहाड़ों से उतरकर कुछ दिनों के लिए मेहमानों की तरह आते थे। उनकी हर आवाज़ का अर्थ वो समझता था। वो लड़ रहे हैं या आनंद से भर कर गा रहे हैं या साथियों को खतरे का बिगुल सुना रहे हैं। झील के पानी में किलोले करते हर पक्षी के पंखों की सरसराहट का एहसास है उसे। चाहे वो मुर्गाबी हो, सिरखाप, जंगली बतख, चाहा, बगुला, सारस, नकता, रेटी, सारा पक्षी या सोन पतारी, उनकी सीटियों की मधुर आवाज़ें उनके कानों में बसी हुई हैं। और तभी उसका मन उस बंदूक की याद से धड़कने लगा। उधर बंदूक चली थी और गोली की टूटती हुई आवाज़ बादलों में गूंज गई थी और उसके बाद पक्षियों का कातर शोर। मन पर चोट सी लगी थी। उसका मन उदास हो आया था। दूर पर साथी मजदूर काम में लगे दिखाई पड़ रहे थे। एक क्षण ठिठक कर उसने पीछे देखा। दलदल खामोश था और ऊपर से उड़कर भागती हुई चिड़ियों की भयातुर आवाज़ को शालीनता से पीटा जा रहा था। मुड़कर वो तेज कदमों से लौट आया और काम में जुट गया। रात को जब पेड़ों के नीचे साझे चूल्हे जले तो महेशा नहीं था। गांव से प्याज और मसाला लाने वाले चरण सिंह ने बताया, वो तो बदमाश घी की चुपड़ी रोटी खाएगा आज। कहाँ? गांव में है। भजन ने आश्चर्य से पूछा। वही पंडिताइन के घर है। चबूतरे पर बैठा मिसकोट कर रहा था लुगाई से और वो नासमारी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बतिया रही थी। पत्तीदार बाल काढ़े और जेवर पहने साथ बैठी थी। मरा साला, कहकर चरण सिंह ने पिच से थूका और प्याज की गांठ छील कर खाने लगा। उससे कैसे आसनाई हो गई? भजनू ने तसले में आटा संभालते हुए रहस्य भरी आवाज़ में पूछा। तू चाहे तो तू कर ले, कौन मुश्किल है, लेकिन उस नर्क में कूदे कौन? बखत था जब हमारे पीछे लग गई थी। आदत के मुताबिक चरण सिंह बात अपने से जोड़ रहा था। कुबड़ा न होता तो शायद ब्याह रचा लेती। होरी ने जैसे चरण सिंह के कुबड़ेपन पर गहरा वार किया। बैठ जा सीधी तरह। तेरे पीछे लग गई थी। गांव के ठाकुर ने जान दे दी पर नजर नहीं मिलाई उसने। असल में उसे पैसे का गरूर है। भजनू ने रोटी गर्म तवे पर डालते हुए कहा। 10 गांव में ऐसी औरत नहीं मिलेगी। का रूप है और का काठी है, राम कसम। चरण सिंह ने सिसकारी भरी और भजनू की बात का मतलब साफ हो गया। चूल्हे की आंच में उसका कुबड़ कद्दू की तरह लग रहा था। होरी के आग के नीचे लटका हुआ बड़ा सा मांस का लोथड़ा सूजा हुआ था। कीड़े ने काट लिया, कहते हुए उसने सने हाथ से आग के नीचे सहलाया और बोलता गया। घी मेवा खाती है, ठसक से रहती है पंडिताइन, 40 की लगती नहीं। भजनू ने रोटी पलटी। महेशा की उम्र कितनी होगी? उसने दरियाफ्त किया। होगा 25-26 का, चरण सिंह ने बोला। फिर तो, कहकर होरी शैतानी से हंस पड़ा। झील तक वो सड़क तो पूरी नहीं बन पाई पर महेशा गैंग से बिछुड़ गया। विधवा पंडिताइन ने उससे शादी कर ली थी। लोगों ने तरह तरह की बातें कहीं। किसी का कहना था कि जवान देखकर पंडिताइन ने फांस लिया और कोई कहता था कि महेशा रुपया पैसा देकर धड़क गया।
जो भी हो, दोनों तरह से लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी को बुरा देखकर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और अच्छा बनते देखना उनसे सहा नहीं जाता। लेकिन महेशा ने किसी की परवाह नहीं की। पंडिताइन फिर सुहागन हुई थी और इतने दिनों बाद जब उसकी मांग में सिंदूर और गोरे माथे पर पत्तीदार बालों के बीच बिंदिया चमचमाई तो उसका रूप दुगना हो गया। धूरे बदन की पंडिताइन जब चांदी की करधनी बांध कर चलती और पैरों में झांझे जब झन-झन बोलती तो लोगों के कलेजे दरक जाते। राह में साथ चलते महेशा से पार्वती पंडिताइन कहती, तुम्हें तो जरा भी शऊर नहीं है। मर्द घरवाली के आगे आगे चलता है, साथ नहीं। लोग क्या कहेंगे, आगे चलो। और सर पर साफा बांधे महेशा कहता, बड़ी शर्म आई गई है। शहर में मैम लोग इसी माफिक चलती हैं, बल्कि बाह में हाथ फंसा के। और बस्ती के बाजार से खरीदा चमकदार कैलासन का जम्फर झिलमिलाता देख उसका माथा गर्व से उठ जाता। पार्वती कितनी खूबसूरत हैं। और एक दिन देवियों की पूजा के लिए जब पार्वती ने महावर लगाया तो चमचे में घुला लाल रंग उंगली में लेकर उसने पार्वती के होठों पर लगा दिया। पार्वती छुटाने लगी तो उसने अपनी कसम दे दी और नुमाइश से लाए शीशे को उसके सामने कर दिया। पार्वती ने लजाते हुए अपने लाल होठों को देखा, पर अपनी खूबसूरती की शोखी से भर कर बोली, तुम तो मैम से शादी करते, लाली पाउडर वाली से, और वो अपनी को खुद किसी मैम से कम नहीं लगी थी। तभी महेशा ने उसकी कुदारी कलाई पकड़ते हुए कहा, तुम किधर से कम हो। और हंसती पार्वती के उजले दांतों को देखकर उसका मन खिल गया। पार्वती के दांत ठीक वैसे ही थे जैसे उसने कभी देखे थे, हंसों के पंखों की तरह खुले हुए। पार्वती के कहने से उसने कल में बड़ी बड़ी रखवाई थी। चोटी में मोटी सी गांठ बांधता था और मुझे छोटी करवा ली थी। मेले तमाशे पर जाने के लिए बेलों की एक गोई और एक छोटा सा रब्बा भी खरीद लाया था। बेलों को खूब सजा कर रखता था। उनके गलों में 40 घुंघरुओं की माला थी और सींगों पर मालिश। रब्बे की छत के लिए रंगीन झालर पार्वती ने सी थी और गछिया वो दर्जी से बनवा लाया था। पहियों के ऊपर रथ की तरह हाथा लगवाया था और सन की नहीं, सूत की रंगीन डोरियों से किनारे बुनवाए थे। सतरंगी रब्बा था महेशा का। एक दफ़ा दौड़ में दांव लगा आया था और पार्वती के पीछे पड़ गया था, तुम साथ नहीं बैठोगी तो दौड़ में नहीं जाऊंगा। उसने बहुत समझाया था, हमारा तमाशा दिखाओगे, बहुत लड़कपन है तुम में। महेशा हंस पड़ा था, और तुम बूढ़ी हो गई हो ना, शर्म नहीं आती हमारे सामने कहते। बतिया बछरी से दांत हैं अभी, बात बड़ी बूढ़ियों की तरह करोगी। और मेले की दौड़ के लिए जाते जाते जब ऊसर से रब्बा गुजर रहा था तो पार्वती ने चतुराई से उसे मना लिया था और मन में कोई मलाल लाए बिना महेशा मीला दिखा के बगैर दौड़ में हिस्सा लिए लौट आया था। बस्ती में हर दम महेशा और पार्वती की बात होती, पर दोनों को किसी की चिंता नहीं थी। पार्वती रुपया का लेन देन करती और सबकी चोटी अपने पाँव के नीचे रखती। बस्ती में कौन ऐसा था जिसे वक्त बेवक्त 4 पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए वे लोग भी जो पीठ पीछे पार्वती और महेशा को कोसते सामने आकर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, इसका एहसास दोनों को था। पर दोनों इतने मुक्त थे कि कभी उन्होंने मन नहीं चलाया। महेशा अब निश्चित हो गया था, काम धाम करने की उसे ज़रूरत नहीं रह गई थी। पर अब भी जब वह सैलानी लोगों की झील की ओर जाते देखता और उनके साथ कोई सुंदर औरत होती तो वह अपने को रोक ना पाता, पीछे पीछे चला ही जाता और चाहता कि वह औरत उससे बातें करे। और जब वो औरत उससे बात नहीं करती तो वो चिड़ियों में मशगूल हो जाता, शांत झील के किनारे किनारे चक्कर काटता, नरकुलों के बीच
साबूदाने की तरह फैले हुए मछलियों के अंडों को देखता और नील पक्षी के जोड़ों को निहारता। बगुले को ध्यान अवस्थित खड़ा देखकर वो सांस रोककर ठहर जाता और उसके शिकार करने की प्रतीक्षा करता। देर हो जाती तो घर की याद आते ही लौट पड़ता। एक बार वो दिन भर नहीं आया, आधी रात को लौटा। पार्वती ने नाराज होकर पूछा तो सीधेपन से कह दिया, जंगल तक गया था, झील पर घूमने मन नहीं भरता। पार्वती ने उलाहना दिया तो बड़ी सफाई से उसने बता दिया, जंगल में तीतर देखने गया था। ससुरे धूल से नहाते हैं, तीतर वीतर नहीं, तुम कहीं और गए थे, सच सच बताओ मुझे। पार्वती कुछ कड़ी पड़ गई। तीतर देखना था तो बलदू के घर देख लेते, वह तो तीतर लड़ाता है, पिंजरे के बंद तीतर का क्या देखना। महसा ने कहा, मुझे कोई पालना तो है नहीं, पता नहीं लोग कैसे चिड़ियों को पालते हैं। तभी ऊपर आकाश में कुछ पंछियों का झुंड उड़ता गुजर गया। उसकी आंखें आसमान में टंग गई। एकदम बोला, ये बाघ का झुंड है। देख पार्वती, अब रात भर ये मछली का शिकार करेंगे। पक्षियों के नर्म पंखों की रेशमी आवाज़ दूर चली गई थी। वो कुछ भी करें, तुम हमारी बात का जवाब दो, सच सच बताओ कहाँ गए थे। ईमान से बता दिया, लेकिन इतनी रात तक तीतर ही देखते रहे। पार्वती के स्वर में शंका थी। हाँ हाँ पार्वती, माना तो करो, देखो पैरों में कितने कांटे चुभ गए हैं। लड़ना है तो सवेरे लड़ेंगे, कहकर वो आराम से टांगे फैलाकर लेट गया। पार्वती ने बात बदल दी, रुपया बहुत फैल गया है, वसूल नहीं होता, तुम जरा लोगों को डांटो डपटो, या हमसे नहीं होगा। अच्छा सुनो, मेरा मन है कि कुछ रुपया लगा के यहाँ चबूतरे पर एक मंदिर बनवा दिया जाए, और बन सके तो मुसाफिरों के लिए 2 कोठरियाँ भी बन जाएं। हारे थके लोगों को आराम मिलेगा और कुछ रुपया धर्म के कारज में लग जाएगा। या धर्म कर्म तुम्हें कब से सताने लगा? बहुत दिन की साध है मन में। मिस्त्री को बुला के जमीन भी दिखाई थी, फिर कुछ हो नहीं पाया। मर जाऊंगी तो नाम का एक मंदिर तो रहेगा, 10 दिलों से आशीष मिलेगी। पार्वती ने बड़ी सच्चाई से बात कही। बेवक्त ये बात कैसे सूझ गई तुम्हें? महसा ने पूछा। आज दिन भर यही सब सोचती रही। महसा ने गौर से देखा पार्वती को। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सचमुच पार्वती बहुत बदली सी लगी। आज उसे लगा कि सचमुच पार्वती उससे बहुत बड़ी है और उसके चेहरे पर नीली लकीरों का जाल बनना शुरू हो रहा है। बाहों का खिंचाव ढीला पड़ गया है, कूल्हे पर भारीपन आ गया है, लेकिन फिर भी उसके पत्तीदार बाल उसे अच्छे लग रहे थे। कहाँ देख रहे हो? पार्वती ने आंचल का घूंट ऊपर सरका लिया। महसा चुपचाप देखता रहा, बोला कुछ नहीं। पार्वती ने फिर टोका तो महसा ने यूं ही कह दिया, मंदिर बनाना जरूर है। पार्वती समझ गई कि उसके मन की बात ये नहीं है। महसा की आंखों में अभी जो सूनापन उसने देखा था वो कुछ और ही कह रहा था। पार्वती ने कुछ उदास स्वर में पूछा, हमसे शादी करके पछताते तो नहीं हो? महसा इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। आज सोच सोच के बड़ा दुख हुआ। अपने सुख की खातिर हमने तुम्हें खराब कर दिया। पार्वती की आंखों में पनीलापन था। पछतावा तो होता होगा, सच सच बताना। काहे का पछतावा पार्वती? महसा ने कहा, हमने कभी यह सब सोचा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तुमने कभी कुछ नहीं सोचा? शादी के बाबत भी नहीं सोचा था? पार्वती ने जैसे उसे कुरेदा। अभी तुम अपने को आज़ाद समझते हो, बाल बच्चे होते तो समझते। कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो गई। चांद धुंधला पड़ गया था। लालटेन चौखट में कुंडी से लटकी थी और उसकी रोशनी में खाट के अर्दामन परछाइयों की सलाखें बना रही थीं। महसा को एकाएक लगा कि शादी के बाद सब घरों में बच्चे होते हैं। उसके घरों में अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसने गहरी नज़रों से पार्वती को देखा।
इस समय की बात वो समझ नहीं पा रहा था। आखिर पार्वती कहना क्या चाहती है। घर में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे सूनेपन में उसने पार्वती के साथ कभी अकेलापन नहीं महसूस किया है, पर आज वो इतनी अलग सी क्यों मालूम हो रही है। हमेशा रात या दिन अकेलेपन में उसके मन में प्यार ही उमड़ा है और उसने भी कभी ऐसी उखड़ी बातें नहीं की। तुम्हें क्या हुआ है? महसा ने शायद आज पहली बार इतना सोचकर कुछ पूछा था। पता नहीं क्या हुआ है। बस्ती का अस्पताल बहुत छोटा है, यहाँ मेरी देखभाल नहीं हो पाएगी। अस्पताल? लेकिन अस्पताल की क्या ज़रूरत है? महसा और उलझ रहा था। तुम्हारी नासमझी के लिए क्या कहूँ, यहाँ घर पर मेरी देखभाल कौन करेगा? सगे संबंधी भी नहीं, ज़रूरत वक़्त पर आ जाते। सुना है अस्पताल में तकलीफ़ भी नहीं होती, ऐसी दवा देते हैं डॉक्टर जी। महसा हंसा। अब समझ पाया था वो। उत्साह में भरकर बोला, जिला अस्पताल में चली जाना, पैसा सब देखभाल करा देगा, भगवान का दिया सब कुछ है। लेकिन पार्वती उसकी खुशी में हिस्सा नहीं बटा पाई। उसके मन में जैसे डर समाया हुआ था। बोली, एक बात कहूँ, हमें बड़ा डर लगता है जान चली जाएगी। बेकार डरती हो तुम? बेकार नहीं, न जाने मन में कैसी कैसी बातें व्यापती हैं। बड़े डरावने सपने दिखाई पड़ते हैं। सांस रुकने लगती है। पार्वती ने बाहें छाती पर कस ली थीं। तो हमारे साथ लेटा करो। महसा ने उपाय बता दिया। कुछ तो सोचा करो। हम कहें कि आजकल तुम कतराई काहे रहती हो। बेकार की बातें मन में मत लाया करो पार्वती। खाट टीन में कर लें। पार्वती ने उठकर खाट पकड़ाते हुए कहा, अब इतना बाहर मत रहा करो, न जानी कब क्या हो जाए। महसा ने खटिया से खटिया मिला ली और पाटी के पास सरक कर हाथ उसकी बाह पर रख दिया। अब डर नहीं लगेगा तुम्हें। कुछ देर बाद पार्वती तो सो गई, पर महसा को नींद नहीं आ रही थी। पार्वती का पैर एकाएक हिला और सांस तेज हो गई, जैसे वो डर रही हो। महसा ने उठकर उसके माथे पर हाथ फेरा। बड़ी देर तक बैठा देखता रहा। जब उसे नींद आने लगी तो लोहे का एक चाकू लाकर उसने पार्वती के सिरहाने रखा और लेट गया, जैसे पार्वती नन्ही सी बच्ची हो। इन दिनों उसका मन बहुत भरा भरा रहता। पार्वती इस लायक नहीं थी कि उसे झील तक ले जाता, खुद भी बैठता और उसे भी दिखाता वहाँ की सुंदरता। इसलिए वह आसपास ही कुछ देर के लिए चला जाता। हाफिज जी की बिसाती की दुकान पर अगर बैठ जाता तो पार्वती के लिए नाखूनों की लाली, कोई छोटा सा शीशा या कोई ऐसी चीज़ खरीद लाता जिसे हाफिज जी नई चाल की बता देते। एक दफ़ा हाफिज जी ने उसे फ़ोटो फ्रेम दिखाकर कहा, इसमें मियाँ बीवी की तस्वीर लगती है, बड़े घरों के लोग इसे रखते हैं। फ़ोटो फ्रेम तो वह ले आया, पर तस्वीर नहीं थी। तीसरे ही दिन उसने पार्वती को तैयार कराया, सारे गहने उसे पहनने को मजबूर किया और खूब तेल लगाकर रामा फोटोग्राफर की दुकान पर जा पहुंचा। साथ साथ बैठते हुए उसने पार्वती के सर पर पल्ला कानों के पीछे कर दिया और अपनी कमीज की जेब से सतरंगा रेशमी रुमाल रख लिया। अपने गले का ताबीज़ भी खींचकर ऊपर कमीज पर निकाल दिया ताकि तस्वीर में सब कुछ दिखाई पड़े। अपने पीछे बाग का पर्दा लगवाया जिसमें दो चिड़ियाँ चोंच से चोंच मिलाए बैठी थीं। पार्वती को भी वो पर्दा पसंद आया था, लेकिन तस्वीर में और सब तो ठीक आ गया। अफसोस सिर्फ बालों का था। ससुरे ने हमें बूढ़ा बना दिया। काहे पार्वती, तुम्हें ही बड़ा शौक चल रहा था, 1 रुपया खराब कर दिया। पर महेशा को इस बात का मलाल नहीं था। उसने तस्वीर को फ्रेम में लगाकर बरामदे वाली घरोची पर सजा दिया। ऐसी तस्वीर मुश्किल से किसी के घर निकलेगी। मुख्तार साहब के घर हो ही सकती है। उस दिन भी वो हाफिज जी की दुकान पर बैठकर लौट रहा था।
पार्वती के बालों में लगाने के लिए विलायती पिन लाया था। पिन के पत्ते पर बनी मेम को वो ताक रहा था कि पार्वती ने पूछा, मंदिर के लिए मिस्त्री से बात हुई? मिस्त्री तो नहीं मिले, पर एक नई बात सुनने में आई है। का? पार्वती ने उत्सुकता से जानना चाहा। अपनी बस्ती में बिजली लग रही है। चुंगी वाले बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पर पैसा पास नहीं है चुंगी के। तो बिजली कहाँ लगेगी? सुना चुंगी अपनी ज़मीनें बेचने की बात सोच रही है, ऐसी ज़मीनें जो उसके लिए बेकार हैं। महेशा ने कहा तो पार्वती एकदम बोली, चुंगी अगर बेचे तो अपने चबूतरे के पास वाला कूड़ा खाना हम खरीद लें। चबूतरे पर मंदिर हो जाएगा और उधर मुसाफिरों के लिए छोटी सी धर्मशाला। तुम जरा सच्ची बात पता लगाओ। बात तो सच्ची है। हाफिज जी का रोज चुंगी में आना जाना लगा रहता है। गलत खबर नहीं लाएंगे, वो भी बता रहे थे। महेशा ने जैसे उसे इत्मीनान दिलाया। मौका लगा तो खरीद लेंगे, का पता कब तक हो। झील की ओर से तभी चिड़ियों का कातर शोर सुनाई पड़ा और उसका मन बहक गया। एकदम बोला, शायद शिकारी आए हैं। ऊपर आसमान से आंग आंग करते चकवाओं के जोड़े गुजर रहे थे। महेशा का मन ग्लानि से भर आया। बोला, इन्हें मारने से फायदा? इतनी सुंदर चिड़ियाँ हैं पर मुर्दा खाती हैं। आजकल नई नई चिड़ियाँ बहुत दिखाई पड़ती हैं, पहचान में ही नहीं आती। पार्वती ने कहा, न जाने कहाँ से इतनी आ जाती हैं। ये चिड़ियाँ मेहमान हैं। कार्तिक खत्म होते आती हैं और फागुन चैत तक चली जाती हैं। महेशा पार्वती को बता रहा था, हमने चिड़ियों के अंडे भी जमा किए हैं। तुम्हें नहीं बताया, नहीं तो घर से निकाल देती। अब भी निकाल सकती हूँ। पार्वती कह ही रही थी कि दिखाऊं कहता हुआ महेशा उठ कर गया और तरह तरह के सफ़ेद चितकबरे हरियाली के अंडे उठा कर ले आया। देख पार्वती, यह वाघ का अंडा है, या सारस का और या सोना पतारी का। महेशा एक एक अंडा उठा उठा कर दिखाने लगा। वैसे तो पार्वती नहीं छूती, पर उसने सोना पतारी का अंडा हाथ में ले ही लिया। घुमाकर देखते ही हाथ से छूटकर गिर पड़ा और टूट गया। तो पार्वती के मुंह से चीख निकल गई, हाय दैया, टूट गया तो क्या हुआ? महेशा ने सरलता से कह दिया। पर पार्वती के चेहरे पर काले बादल से छा गए थे। उसका दिल धक से रह गया था। बहुत धीमे स्वर में बोली, असगुन हो गया, और आंचल में मुंह छिपाकर रो पड़ी। और पार्वती उस दिन भविष्य के अंधकारमयी परिणामों को सोचकर रोई थी। बिल्कुल वैसे ही करुणापूर्ण और असहायता से भरी उसकी आवाज़ जच्चा बच्चा अस्पताल में थी। महेशा को सब कुछ याद आता है। वो कैसे होता है कि आदमी हमेशा एक ही तरह से रोता है। पार्वती की वो आवाज़ उससे भूलती नहीं। जब उसने अस्पताल की पलंग पर पड़े हुए महेशा को अपने पास बुलाया था। इतने दिन चढ़ गए हैं, डॉक्टरनी कहती है कि चीरा लगाना पड़ेगा। पार्वती का रोम रोम जैसे काँप रहा था। चीरे का नाम सुनकर आंखों में आंसू भरकर उसने महेशा की बाह पकड़ ली थी और बड़े ही दर्द भरे स्वर में कहा था, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। दिल छोटा क्यों करती हो पार्वती? तुम जीती जागती घर पहुंचोगी। मैं मंदिर बनवाऊंगा और मुसाफिरों के लिए धर्मशाला। लेकिन पार्वती जीती जागती घर नहीं पहुंची। बच्चा पेट में मर गया था और ऑपरेशन के बाद भी उसकी बिगड़ती हालत को अकेली डॉक्टरनी संभाल नहीं पाई थी। सारा शरीर नीला पड़ गया था। पार्वती के शरीर में जहर फैल गया था और महेशा को पार्वती का हल्का नीलापन लिए शरीर ठीक वैसे ही लगा था जैसा कि उस दिन चांदनी में उसने देखा था। पार्वती की सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं। वो एकदम निश्चिंत लग रही थी और उसने महेशा को पास बुलाकर कहा था, अब मंदिर ज़रूर बनवा लेना पार्वती, मंदिर। मंदिर सोच कर ही महेशा का कलेजा फट गया था। आखिरी आस थी उसे। चीख कर बोला था, ऐसा मत कहो पार्वती, बच्चा मर गया तो क्या हुआ, तू जीती जागती है। मुझे देख लो, अच्छी तरह देख लो,
पार्वती की आंखों में आंसुओं की धार बह बह कर कानों के पास होते हुए नीचे गिर रही थी। धीरे धीरे उससे नहीं देखा गया जिससे पार्वती के प्राण खिंच रहे थे और फिर पार्वती के निचले होठ सूख कर चटक गए थे। महिषा की दुनिया वीरान हो गई और वीरानापन देखकर आदमी पगला जाता है। बस्ती के आदमियों का यही कहना था कि महिषा पगला गया। जो आदमी आदमी का ख्याल नहीं करता वो पागल नहीं तो और क्या है। आदमी के दुख दर्द को जो नहीं समझता उसे और क्या कहा जाए। महिषा, वो मुक्त और निश्चित महिषा एकदम बदल गया था। उसे सिर्फ पैसे की फिक्र थी। पार्वती का फैला हुआ रुपया वो कड़ाई से वसूल कर रहा था। घर का अकेलापन उसे काटने दौड़ता। इतना प्यार पाकर अब जैसे उसकी आदत बिगड़ चुकी थी। लोगों ने कहा, महिषा पंडित, दूसरी शादी कर लो। इतना रुपया पैसा किस काम आएगा, आस औलाद भी तो नहीं। महिषा ने जवाब दिया, पार्वती के बराबर कोई मेरा ख्याल करे तो भी ना सोचूं। गलत बात बोल गया, बेकार का मखौल मत किया करो, अब बूढ़ा हो चला। यूं पार्वती से 10 बरस छोटा था महिषा, पर पार्वती की मौत के बाद वह उससे 10 बरस बड़ा लगने लगा। कनपटियों पर 3 ही बरस में सफ़ेदी आ गई और गर्दन के नीचे ही खाल झुर्रियों से भर गई। सचमुच आदमी बूढ़ा नहीं होता, वक्त उसे बूढ़ा बना जाता है। सूने घर में महिषा 8-8 आंसू रोता और उसे पार्वती की एक एक बात याद आती। चीज़ें देखता तो आंखों में आंसू भर आते। वह टीन का बक्सा जिसमें उसके कपड़े रहते थे और जिनमें पार्वती अपने रुक्के और रुपये भी रखती थी। संदूक के ऊपर वाली कील में किनारी में बंधी चूड़ियों का लच्छा देखकर वह उस दिन रो पड़ा था। एक एक चूड़ी उसने पहचानी थी, कौन किस मेले में पहनाई थी उसने, और दूसरा जोड़ा पहनने के वक्त उसने कब कब इन चूड़ियों को उतारा था। भरी आंखों से वह देखता रहा। घर का सूनापन उसे अब काटने दौड़ता। दीवार पर सगनोती की लकीरें बनी देखकर उसे फिर कुछ याद आया। जब एक बार वह 2 दिन के लिए कहकर 4 दिन बाद लौटा था, शायद तभी पार्वती ने गेरू से यह सगनोटी उठाई होगी। वह जो कुछ करती थी उसमें सिर्फ उसी के लिए तो सब कुछ था, और कौन था उसका? ना पार्वती का कोई था और न अब महिषा का कोई रह गया था। और जब वो जगन नाई के घर धरना दे के बैठ गया कि आज हिसाब में मोल ब्याज के चुकता करके उठेगा, तो उसकी औरत ने भीतर से मुस्कुराकर कहा, पंडित, तुम तो इतने जालिम हो कि किसी की पत नहीं देखते। पार्वती चाची मुँह से चाहे जितना बिगड़े पर आदमी की मर्जात और इज्जत का ख्याल करती थीं। ये सब हम नहीं जानते। हम रुपया लेके उठेंगे, आज पूरा 100 रुपया है, मैं ब्याज की। महिषा ने कड़कड़ाती आवाज़ में कहा और चोटी की गांठ खोल दी। जगन्नाई बहुत गिड़गिड़ाया, महाराज, घर की नींव खुदवा लो तो भी इस वक्त 25 से 1 पाई ज़्यादा नहीं निकलेगा। थोड़ी सी मोहलत और मिल जाए। आखिर 4 भले आदमियों ने आकर जब बहुत समझाया तो महिषा किसी तरह राम राम करके उठा। कुछ दिनों के बाद महिषा, जो अब महेश पांडे के नाम से पुकारा जाता था, बस्ती से चला गया। सुना चुनार मिर्ज़ापुर की तरफ पत्थर की तलाश में गया है। कर्जदारों ने सुख की सांस ली, पर वो 15 दिन के भीतर भीतर लौट आया। चौधरी के बाग में बैठकर बता रहा था, पार्वती मंदिर के लिए सामान देखने गया था, मूर्त जयपुर से बनवाऊंगा। लोगों का कहना था कि सोना चांदी मिलाकर कुल 8-10 हज़ार की पूंजी है उसके पास, और जो दबा दबाया हो सो अलग। बीच में उसने काफ़ी बकाया रुपया वसूल कर लिया था। धीरे धीरे रुपये की तृष्णा मरती सी लगी। हाफिज जी की दुकान से गुजरता तो आवाज़ सुनकर कह देता, अब क्या करूँगा बैठ के हाफिज जी मियाँ, पहनने ओढ़ने वाली तो चली गई। एक दिन हाफिज जी ने उसे हाथ पकड़ के बैठा लिया। बैठे बैठे बात चल निकली, सुना मंदिर बनवाने की फ़िक्र में हो?
बस यही एक काम करना है हाफिज जी, किसी तरह एक छोटी सी धर्मशाला बन जाए तो मन को शांति मिले। पार्वती यही कहती कहती मरी थी। यह तो धर्म का काम है, बनाने खड़े होंगे तो 10 आदमी हाथ बटाएंगे, तुम शुरू तो करो। हाफिज जी ने उसकी उदास नज़रें देखकर तसल्ली दी। कभी ज़रूरत पड़े तो 10-20 रुपया हमसे भी ले लेना। रुपया पूरा नहीं है, लोग समझते हैं मेरे पास 36 खुदी है, पर सच हाफिज जी कुल हक 4000 हैं, इतने में सीमेंट भी नहीं आएगा। ग्राहक आया, देख हाफिज जी उधर उलझ गए और पांडे उठकर चल दिए। ऐसे ही एक दिन वे बस्ती की तरफ से घर जा रहे थे कि झील वाले रास्ते पर कुछ लोग दिखाई पड़े। उसके पैर उधर ही उठ गए। कुछ सैलानी थे, 4 मर्द और 2 औरतें। औरतें सुंदर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उनके पीछे पीछे चल दिया। काफ़ी दिनों बाद आया था वो इधर। नीली झील खामोश थी, किनारों पर गीली आँखों की तरह नमी थी और घास की टहनियाँ हवा के साथ धीरे धीरे पानी को सहला रही थीं। नरकुल की लंबी पत्तियाँ पक्षियों की कलंगी की तरह काँप रही थीं और पानी में डूबी सिवार की सूतों से मछलियों के बच्चे कतरा कतरा कर निकल रहे थे। वो किनारे आकर बैठ गया। पानी के नन्हे नन्हे बबूले नीचे से ऊपर सतह तक आए तो लगा किसी मछली ने मोती उगल दिया हो। जलचरों की बारीक आवाज़ें झील के पानी में गूंज रही थीं और ऊपर पेड़ों पर पक्षियों के पंखों की सरसराहट और सीटियों की मध्यम आवाज़ें थीं। काले सिर और श्वेत वक्ष वाली गंगा कुकरी की हल्की सी सीटी उसके कानों में पड़ी। आंखें उधर अटक गईं। झील के ऊपर वो चक्कर काट रही थी, कुछ इस तरह जैसे उसे चक्कर में उड़ाने वाला अदृश्य डोरा किसी के हाथों में हो और वह उस घूमती ही जा रही थी। वो जानता है कि गंगा कुकरी पेड़ पर नहीं बैठेगी। तभी वो तीर की तरह पानी के ऊपर गिरी और एक चक्करदार मछली उसकी लंबी चोंच में थी। तभी संगीत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आए हुए सैलानी लोग कुछ गा बजा रहे थे। नीली झील के शांत पानी पर उनके स्वर तैरते हुए दूर तक जा रहे थे। उसे बड़ी शांति मिली। फिर स्वर्ण हंसों का झुंड अपने राग का स्वर मिलाता हुआ झील के दूसरे किनारे पर उतर पड़ा और 2-4 हंस गेहूं और चने के खेत में घुसकर अंकुर खाने लगे। गर्दन उठा उठा कर वे इसे देख रहे थे जैसे अजनबी हों, और सचमुच वे अजनबी ही हैं। महेश पांडे का मन न जाने क्यों भर आया। ये स्वर्ण हंस अब आए हैं, 4-5 महीने रहकर पार्वती की तरह चले जाएंगे या फिर किसी शिकारी का शिकार हो जाएंगे जैसे पार्वती हो गई। इनके धूसर पंख खून की लकीरों से टंक जाएंगे और इनके पैरों को पकड़कर शिकारी ऐसे लटका ले जाएगा जैसे मुर्दा पार्वती को अस्पताल के भंगी पलंग से उठाकर उस सूने बरामदे में ले आए थे। तभी करकर्रा बोला। सफ़ेद कलंगी की शान में वो गर्दन लपकाता हुआ चला जा रहा था। शायद आरामदेह रेतीली ज़मीन खोज रहा है करकर्रा। फिर एक भयंकर धड़ाके की आवाज़ से वह चौंक उठा। बाईं और फैले दलदल से सारसनी की तुरही सी तेज चीख आई और गूंजती रही। वो बार बार चीख रही थी और सारस अकुलाया सा कुछ ऊपर चक्कर काट रहा था। तभी वो दलदल में उतरकर चीखता, कभी लंबे लंबे डग भर कर इधर उधर लपकता और वैसे ही तेज आवाज़ में चीखने लगता। गिरी हुई सारसनी की आवाज़ फट गई थी और उसकी गर्दन कुचले हुए सांप की तरह फड़फड़ा रही थी। स्वर्ण हंसों का झुंड तट से भागकर खेतों में चला गया। अभी अभी कुछ क्षण पहले का स्वनिल वातावरण एकदम भयानक हो उठा। झील का पानी सीमा से वृद्ध जैसे थर्रा रहा था और भीगे किनारों पर निर्जीव स्वर टकरा रहे थे। पेड़ों में अभी अभी सनसनाहट भर गई थी। दलदल से घायल पड़े सारस को उठा कर लाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी किसी की।
महेश पांडे ने पास आकर उन सैलानियों को देखा। उसे उम्मीद थी कि पार्वती की तरह ऐसे क्षण में इन औरतों की आंखों में पानी दबदबा आया होगा, पर उनमें तो शिकारी की निशानी की प्रशंसा भरी थी। वो घर लौट आया। रात भर उस अकेले घर में बार बार वही तेज आवाज़ सुनाई पड़ती रही। फिर जाने कहाँ से अस्पताल में चीखती पार्वती की आवाज़ें आने लगीं। सुबह होते ही उससे न रुका गया। वह सीधा झील पर पहुंचा। झील के ऊपर का धुआं धीरे धीरे साफ हो रहा था। काद का जोड़ा किनारे पर बैठा काई खा रहा था। झील के शांत सौंदर्य ने उसे इस क्षण बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। उसके पैर दलदल की ओर बढ़ रहे थे। सारस उसे दिखाई दिया। वह मृत पड़ी सारसनी की पंखों में चोंच गड़गड़ा कर उसे जगा रहा था, और जब सारसनी नहीं जगी तो वह विलाप करता झील की ओर चला गया। वहीं पेड़ के नीचे बैठकर वो देखता रहा मानसरोवर और कैलाश से आए देवहंसों को, जो गंधमा के देश से आए थे प्रवास के लिए। कोमल और पवित्र पक्षी हल्की किरणों में सोना पतारी के स्वर्ण पंख चमचमा उठे। उसका मन उदासी से भर गया। इन परदेसी पक्षियों से क्या नाता जोड़ना। बैठे बैठे अब वह ऊब जाता तो बस्ती की ओर चला जाता। बस्ती में नापजोक होने लगी तो लोगों को विश्वास हुआ कि अब बिजली लग जाएगी। महेश पांडे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सुना उत्तर तरफ बिजली पैदा की जा रही है, वहीं से यहाँ आ रही है। तभी मुनादी वाला ऐलान करता हुआ सुनाई पड़ा, बहुकुम चेयरमैन साहब के चुंगी की कुछ ज़मीनों का नीलाम तारीख 4 जनवरी सोमवार को चुंगी अहाते में सवेरे 8 बजे से होगा। ज़मीनों के नक्शे दफ्तर चुंगी में खरीदारों के लिए लगे हैं। हर खास व आम को खबर दी जाती है कि और मुनादी वालों ने तबले पर बांस की चपस्सियों से चोट की और आगे बढ़ गया। 4 जनवरी के लिए अभी 20 दिन थे। महेश पांडे के दिमाग में चबूतरे के पास वाली ज़मीन घूमने लगी। चुंगी को बिजली के लिए रुपये की ज़रूरत है और उसे उस ज़मीन की धर्मशाला के लिए। मंदिर और धर्मशाला की बात को लेकर वो सभी के पास पहुंचा। धर्म का काम है, कुछ मदद आप लोग भी करें। धर्मशाला पंचायती कर दी जाएगी। आप लोग मदद करें तो यह कार्य हो सकता है। इस 20 दिनों के बीच वो घर घर घूमा, मुख्तारों के पास गया, हलवाइयों और वेदों के पास गया, कपड़े के आढ़तियों और अंग्रेजी डॉक्टरों तक पहुंचा और सबका सहयोग बटोरता रहा। सबकी आंखों में महेश पांडे का रुतबा और सम्मान एकाएक बढ़ गया था। अब सिर पर वो गिरवा साफा बांधने लगा और हाथ में लाठी लेकर चलता था। शरीर कुछ शिथिल हो रहा था, लेकिन इस ढलते शरीर के साथ भी वो दिन भर घूमता और अपने साफे में किसी चिड़िया का गिरा हुआ सुंदर सा पर कलगी की तरह खोंच लेता। चुंगी दफ्तर में जाकर वो नक्शे भी देख आया था। नीलाम का दिन पास आ रहा था और जैसे जैसे वो दिन निकट आता जाता, महेश पांडे की उदासी बढ़ती जाती। झील पर शिकार के लिए आदमियों की बहुत सी टोलियां इस बीच आई और गईं, और अपने घर पर बैठे या बस्ती में घूमते हुए उसने जब जब चीत्कार सुने और साहब शिकारियों को नरम पर वाली चिड़ियों को लटकाए ले जाते देखा, तब तब उसे पार्वती की याद आई। उसकी हालत भी तो उस सारस के जोड़े की तरह ही थी। घर में लेटता तो उड़ते पक्षियों के नर्म कोमल परों की सरसराहट उसे महसूस होती, जैसे पार्वती कैलासन की धोती पहने अदृश्य रूप से गुजर गई हो। पर्वतों से आए मेहमान पक्षियों के सफ़ेद और सेमल की रूई से सजीले पंख और पार्वती के सफ़ेद दांत। सुबह उठा तो मन नहीं लगा और वो शांति पाने के लिए झील की ओर चला। झील पर पहुंचकर अपनी लाठी से वो काई को छितराता रहा। सिवार के सूतों को उलझा कर उसने निकाला। नन्हे नन्हे बीज चुनकर मुंह में डाल लिए और उठकर उधर चला गया जिस ओर जलमंजरी खिली हुई थी। जलमंजरी के पास से
यही दलदल शुरू हो जाता था। नारी के बिल पानी में तारों की तरह बिछी हुई थी और गांठों के पास नन्हे नन्हे घोंगे चिपके हुए थे। सूत सी सफ़ेद नन्ही नन्ही जड़ें मछली के उजले पंखों की तरह धीरे धीरे काँप रही थी। दलदल में घुसकर उसने जलमंजरी के फूल तोड़े और गुच्छा बनाकर लौटने लगा। सोना पतारी का झुंड रात भर चारा खाकर उड़ने ही वाला था कि एक गोली उस पार से छूटी और उड़ते सोना पतारी के झुंड में से एक पक्षी बिलबिलाकर छप से झील के बीचों बीच गिर पड़ा। उसके सोने से पंख पानी पर छितरा गए और नीली झील के खामोश पानी पर एक हलचल हुई। एक क्षण बाद ही लाल खून की एक पतली सी लकीर पानी पर खिंची और सोना पतारी तिरती हुई उस पार जाने की कोशिश करने लगी। उसके नरम पर फड़फड़ा रहे थे और पानी पर खून की लकीर उसका पीछा कर रही थी। झुरमुट में से शिकारी निकले। उन्होंने देखा पर वो पक्षी तैरता हुआ उस किनारे निकल गया। झुरमुट में से शिकारी निकले। उन्होंने देखा पर वो पक्षी तैरता हुआ उस किनारे निकलकर उसी झाड़ी में दुबक कर खामोश हो गया। शिकारियों ने बहुत खोजा पर पक्षी नहीं मिला। झील पर मिटती हुई लकीर के बीच एक आध पंख पड़ा था। उसका मन उचाट हो गया। जलमंजरी के फूलों को वहीं फेंक कर वो लौट आया। पार्वती की याद उसे फिर आई और नीलाम वाले दिन उसने 3000 की बोली लगाकर चबूतरे के पास वाली जमीन नहीं, दलदली नीली झील खरीद ली। लोगों की आंखें फट गईं। इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लेकिन उसने किसी को कुछ भी जवाब नहीं दिया और मन में लगता कि अब तो वह पार्वती को भी जवाब नहीं दे सकता। उसके पास जवाब है ही क्या। फागुन आते आते मेहमान पक्षी उड़ गए। स्वनहंस चले गए। सफ़ेद सुरखाब अपने पुराने घरों में लौट गए। मोर, संद, करकर्रा और सरपक्षी भी चले गए। झील बहुत सूनी हो गई थी पर महेश पांडे को विश्वास था कि फिर हमेशा की तरह अपने झुंडों के साथ कार्तिक अगहन तक वापस आएंगे। महेश पांडे लिखना विखना तो नहीं जानता था। बस झील वाले रास्ते के पहले पेड़ पर उसने एक तख्ती टांग दी थी जिस पर उसने लिखा था, यहाँ शिकार करना मना है, और नीचे की पंक्ति दस्तखत नीली झील का मालिक महेश पांडे।